हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12. Pass necessary journal entries to record the following unrecorded assets and liabilities in the books of Paras and Priya. So Paras और प्रिया पार्टनर्स हैं और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं है। फाइन, बैलेंस शीट में ना उनका डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है तो वो रियलाइज नहीं किए जाएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। जैसे कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो फर्म उसे रिकॉर्ड नहीं की है लेकिन उसका पेमेंट जरूर करेगी, है ना। पेमेंट कर सकती है, जरूर करेगी नहीं, मतलब पेमेंट कर सकती है। उसी तरीके से कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट है फर्म के पास है, जैसे कि एक पुराना टाइपराइटर है जो राइट ऑफ हो गया है, तो फर्म के बुक्स से तो वो हट गया लेकिन फिर भी वो एज अ मटेरियल फर्म के स्टॉक में रखा हुआ है ना। तो इसको भी हम बेच सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो सकता है जो सेकेंड हैंड टाइपराइटर या कंप्यूटर या अलमारी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो फर्म के बुक्स से राइट ऑफ हो चुकी हैं वो फर्म के पास रखी हुई है और उन्हें हम बेच दें, तो ऐसे में फर्म को कुछ रकम मिल जाता है। तो ऐसे ही एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि उसे हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज़ को और अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे या अमाउंट रियलाइज करेंगे। फाइन, फर्स्ट ए, देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। सो क्योंकि ये रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स है, इसका मतलब है कि यही अनरिकॉर्डेड एसेट है, ओल्ड फर्नीचर। This was sold for rupees 3000. Then second B, Ashish, an old customer whose account of rupees 1000 was written off as bad in the previous year, paid 60% of the amount. So यहाँ भी unrecorded है ये, क्योंकि यहाँ हमने bad debts बोल करके आशीष को डेटर के लिस्ट से हटा दिया था। Paras agreed to take over the firm's goodwill not recorded in the books of the firm at a valuation of rupees 30,000. So unrecorded goodwill को पारस वन ऑफ द पार्टनर ले जा रहा है ना, और गुडविल को वैसे भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना है। There was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize rupees 400. It was taken by Priya at an estimate price which is less than 20, which is 75% or original price minus 25%. So एक अनरिकॉर्डेड एसेट टाइपराइटर को पारस कौन ले जा रहा है? प्रिया, वन ऑफ द पार्टनर प्रिया ले जा रही है। देन पॉइंट ई में देर वर 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2000 विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। अब फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे किसी कंपनी के शेयर्स में 2000 रुपीज का, और इसे राइट ऑफ कर दिया गया है बुक्स से। सो दीज शेयर्स वेर वैल्यूड रुपीज 6 ईच एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इन शेयर्स को भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए। सो इन पांचों के लिए हमें क्या जर्नल एंट्री करना है और इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेट अस सी इन द सॉल्यूशन। सो वन ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज सोल्ड। सो बैंक या कैश अकाउंट हमें डेबिट करना चाहिए, है ना। कितने में बिक गया वो ओल्ड फर्नीचर जो रिकॉर्डेड नहीं था, कबाड़ में रखा हुआ था, है ना, स्टोर्स में 3000 रुपीज में बिक गया। सो टू रियलाइजेशन, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। नाउ पॉइंट बी इज रिलेटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। फाइन, आशीष जिसका 1000 रुपीज फर्म ने राइट ऑफ कर दिया था, अब वो हमें 60% अमाउंट दे दिया। सो उसके लिए भी बैंक अकाउंट डेबिटेड,
क्योंकि अमाउंट रिसीव कर रहे हैं हम, है ना, 1000 रुपीज़ का था और 60% हमें रियलाइज हुआ, तो 600 रुपीज़ हम रिसीव करेंगे। सेम जर्नल एंट्री, so it is related to bad debts recovered, being 60% of bad debts recovered. Now point C, गुडविल ऑफ द फर्म जो कि अनरिकॉर्डेड है उसे पारस वन ऑफ द पार्टनर ले गया। फाइन, सो पारस का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जब कभी भी हम एसेट को रियलाइज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। फाइन, और ये कितने में ले गया? वैल्यूएशन है 30,000 रुपीज में गुडविल ले गया। नाउ पॉइंट डी, एक पुराना टाइपराइटर है फर्म के पास जो कि बुक्स से राइट ऑफ हो चुका है और फर्म के स्टोर्स में ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसकी कीमत है 400 रुपीज़, जिसे पार्टनर प्रिया ने 25% लेस वैल्यू पे ले गया। सो प्रिया प्रिया ले गई, सो प्रियाज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट क्या है? देखिए 400 का टाइपराइटर है जिसको 25% लेस मतलब 100 रुपीज़ लेस में ले गया, मतलब 300 रुपीज़ में प्रिया ने उस ओल्ड टाइपराइटर को ले लिया। बीइंग टाइपराइटर टेकन बाय पार्टनर प्रिया। नाउ देयर वर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फाइन, अब इसको समझना पड़ेगा हमको। शेयर्स हैं, शेयर्स कितने हैं? 100 शेयर्स हैं और हर शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब ये कितने का है? 1000 रुपीज़ के शेयर्स हैं। लेकिन जिसको कंपनी ने जिसको फर्म ने परचेस किया था, परचेस्ड फॉर ₹2000, 2000 रुपीज़ में इन शेयर्स को फर्म ने परचेस किया था। अब इन्हें राइट ऑफ कर दिया गया है। ये जो शेयर्स हैं ये क्या हो गए हैं? राइट ऑफ हो गए हैं, मतलब कंपनी के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं है। अब दीज शेयर्स वेर वैल्यूड एट ₹6 ईच। अब ऐसे कितने शेयर हैं? 100 शेयर्स हैं। अब 100 शेयर्स को प्रति शेयर 6 रुपये माना गया है, तो एज ए रिजल्ट अब इनकी कीमत कितनी है? 600 रुपये की हो गई है ना। खरीदे कितने में थे? 2000 रुपीज़ में, और जिसे बुक्स से राइट ऑफ भी कर दिया गया है। अब उसकी कीमत हम लगा रहे हैं तो कितना है? 6 रुपये प्रति शेयर, तो 600 रुपीज़ का है। इसे दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहे हैं। व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इज नो स्पेशल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। इसका मतलब यह है कि हमें इसे पार्टनर्स को 1:1 में दे देना है। सो टू पारस एंड प्रिया। Paras capital account debited, Priya also. To realization account. वन इज टू वन में। Being investment shares taken over by partners in their profit sharing ratio, which is 1:1. Now let us see question number 13. Aman and Harsh were partners in a firm, dissolved their firm.
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक and outside liabilities had been transferred to realization account. Furniture existed in the books at rupees 50,000. Aman took 50% of the furniture at 10% discount. Then profit and loss account had credit balance of rupees 15,000 on the date of dissolution. Harsh loan of rupees 6,000 was settled by paying rupees 5,500. Firm paid realization expenses of rupees 5,000 on behalf of Harsh, a partner. There was a check of rupees 1,200 under discount. The check was received from Soham, who became insolvent, and a first and final dividend of 25% was received from his estate. Creditors of rupees 6,000 accepted stock of rupees 5,000 at a discount of 5% and the balance in cash. So इन सब का क्या मतलब है और इसकी जर्नल एंट्रीज कैसी होगी ये हम देखते हैं सॉल्यूशन में. सो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पॉइंट है फर्नीचर एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट रुपीज 50,000 एंड अमन टुक 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट. अमन कौन है? अमन वन ऑफ द पार्टनर है ना. और फर्नीचर ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में. मतलब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमने ऑलरेडी फर्नीचर को ट्रांसफर किया है. तो इससे रियलाइज हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से करेंगे, है ना. उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. पार्टनर मतलब क्या है? अमन है ना, तो यहां अमन लिखेंगे. सॉरी, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ओके, कितने में ले जा रहा है ये? 50% ऑफ द फर्नीचर को 10% डिस्काउंट में ले जा रहा है. 50% ऑफ द फर्नीचर कितना होगा? 50,000 का आधा, तो 25,000 का फर्नीचर हो गया. और उसमें भी 10% डिस्काउंट है, तो 2,500 का हो गया. कितना हो गया ये? 22,500 रुपीज में अमन ले जा रहा है. सो 50,000 में से आधा फर्नीचर का तो अमन ने ले लिया, लेकिन बाकी आधा का क्या होगा? फर्नीचर तो इंटेंजिबल एसेट है ना. तो इंटेंजिबल एसेट के लिए रूल ये है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मतलब वो बुक वैल्यू में रियलाइज हुआ, तो बाकी का जो फर्नीचर है वो हम रियलाइज करेंगे. उसके लिए बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करेंगे. फाइन. और 25,000 का बचा है ना, तो 25,000 रुपीज हम रियलाइज करेंगे. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ कितना हो जाएगा ये? 47,500, है ना. बात समझिए. फर्नीचर को आधा अमन पार्टनर ले गया और आधा को हमने रियलाइज कर लिया. ये हिडन इंफॉर्मेशन है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड, कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है मतलब आप उसको बुक वैल्यू पर ही रियलाइज करना है. तो जो फर्नीचर का 50% है वो हमने बुक वैल्यू पर ही रियलाइज किया है. बीइंग फर्नीचर रियलाइज्ड. सो यहाँ फर्म को 10% मतलब 5%, देखिए 50,000 का फर्नीचर था, नुकसान ही हुआ है और रियलाइजेशन अकाउंट में ये रिकॉर्ड हो गया है. हमको लॉस अब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप देखना चाहें तो दिख भी रहा है. ये टोटल प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन में शामिल हो जाएगा ये लॉस, और पार्टनर्स को ही दिया जाएगा. फाइन. नाउ पॉइंट बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है ना. और इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. तो इसे हमें खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का है? 15,000 का. फाइन. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया है, तो पार्टनर्स को हम इक्वली दे देंगे. तो 2 अमन आधा आधा 7,500 ईच. नाउ पॉइंट सी. पॉइंट सी में लिखा है कि हर्ष के लोन को फर्म ने पेमेंट किया,
है ना। हर्ष का लोन 6,000 का था, लेकिन फर्म ने उसे सेटल कर दिया फुल पेमेंट में, मतलब फुल सेटलमेंट कर दिया 5,500 रुपीज़ में। सो हर्ष का लोन भी तो एक लाइबिलिटी है ना, और हर्ष एक पार्टनर है, तो ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। फाइन। सो हर्ष लोन जो कि एक लाइबिलिटी है, तो उसे हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे 6,000 रुपीज़। लेकिन फर्म ने पेमेंट कितना किया है बैंक से? 5,500 रुपीज़ पेमेंट किया। तो इसमें फर्म को गेन हो गया, है ना। तो इस गेन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। 500 रुपये का फायदा है ना, ये गेन है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, है ना। बीइंग पार्टनर्स लोन सेटल्ड। नाउ पॉइंट डी, firm paid realization expenses of rupees 5,000 on behalf of हर्ष a partner। ये 5,000 रुपीज़ हर्ष को अपने पॉकेट से देना था। हर्ष कौन है? पार्टनर है, लेकिन फर्म ने पे किया है, मतलब फर्म के बैंक अकाउंट से अमाउंट माइनस हो गया, और फर्म उसको वसूलेगी किससे? पार्टनर हर्ष से। सो हर्ष का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि हर्ष को देना था और फर्म ने दे दिया, तो फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया है, इसलिए बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। नाउ पॉइंट ई, there was a check for rupees 1200 under discount. The check was received from Soham, who became insolvent, and a first and final dividend of 25% was received from his estate. Now एक चेक था जिसे फर्म ने बैंक से डिस्काउंट कराया था, है ना, और ये डिसऑनर हो गया, और क्योंकि जो देने वाला था सोहम, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ हमें दो एंट्री करनी चाहिए। एक तो डिसऑनर हुआ चेक जो कि हमने डिस्काउंट करा लिया था, उसको हमको बैंक को पेमेंट करना होगा, है ना। तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 1,200 रुपीज़। बीइंग चेक डिसऑनर्ड, क्योंकि जब आपने चेक को डिस्काउंट कराया था बैंक से, तो आप उस समय 1,200 रुपीज़ बैंक से ले चुके हैं, और अब चेक बनाने वाला सोहम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसने अमाउंट बैंक को पे नहीं किया, तो एज ए रिजल्ट बैंक हमसे 1,200 रुपीज़ वापस ले लेगी। तो इसके लिए हमें ये एंट्री करना है। अब हम सोहम से कितना वसूलेंगे? कितना लिखा? 25% वसूलेंगे, सो उसकी एंट्री करेंगे। ये भी ई का ही सेकेंड पार्ट है। तो अब जब हम सोहम से वसूलेंगे, तो उसके लिए हम बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। 25%, 1,200 का 25% हो गया 300 रुपीज़। बीइंग 25% रियलाइज्ड या रिसीव्ड फ्रॉम सोहम। Now, point F. Creditors of rupees 6,000 accepted stock of rupees 5,000 at a discount of 5% and the balance in cash. Now, creditor और stock दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में है टू स्टॉक, और क्रेडिट में है बाय क्रेडिटर, है ना। स्टॉक है कितने का? 5,000 रुपीज़ का, और क्रेडिटर है कितने का? 6,000 रुपीज़ का। ये दोनों का आपस में सेटलमेंट हो रहा है, तो इसकी एंट्री कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
है ना, अगर फाइनल एंड फुल सेटलमेंट हो रहा होता तब। लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है उसका हमें एंट्री करना होगा। अब ये क्रेडिटर जो है 6,000 के हैं, लेकिन ये स्टॉक ले जा रहे हैं। स्टॉक को कितने में लेके जा रहे हैं? 5,000 के स्टॉक को 10% डिस्काउंट में, मतलब 4,500 रुपीज़ में ले जा रहे हैं। तो 6,000 में से 4,500 का तो पेमेंट हो रहा है, तो बाकी का जो 1,500 का हमको कैश में पेमेंट करना है ना। देखिए फिर से स्टेटमेंट को पढ़िए। क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹5,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% लिखा है, सॉरी मैंने 10% ले लिया, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये कितना हो जाएगा? 250 रुपीज़ हो जाएगा। कितना रुपीज़ हो जाएगा? 250। और यहाँ हो जाएगा 4,750, है ना। 4,750 में ये ले गए, तो बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है 6,000 माइनस 4,750, ये हो जाएगा 1,250। हमें इसका रिकॉर्ड करना है, ये पहले पेमेंट का। तो उसके लिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, टू बैंक 1,250। being paid to creditors. So this is the solution for question number 13. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी सुना है, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड recommend this channel to your friends so that they can also study comfortably from this channel. आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं एनकरेज्ड फील कर सकूं और आपके लिए वीडियोस बना सकूं। उस शहर का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।